नमस्ते बच्चों। तो हम लोग किशोर अवस्था के डिफरेंट टॉपिक्स को पढ़ रहे थे बेटा। पिछली बार हमने क्या पढ़ा था बताइए मुझे। क्या क्या डिस्कस किया था, कौन कौन से पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर रहे थे बच्चे, बताइए मुझे। हाँ यस, आपको याद है ना। तो बेटा पिछली बार हमने बात की थी रजो दर्शन के बारे में, है ना। रजो दर्शन, रजो निर्वृत्ति, और क्या बारे में, किसके बारे में बात किया था मैंने बेटा आपको, आपसे ऋतुस्राव के बारे में बात किया था हमने। याद है सबको? याद है? ओके बेटा, चलिए। तो यस, गुड आफ्टरनून टू ऑल, सभी को मेरा गुड आफ्टरनून। तो बेटा आज हम बात करेंगे लिंग निर्धारण के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, कौन सा टॉपिक है आज हमारा? लिंग निर्धारण। यानी कि अगर सिंपल भाषा में हम लोग बोले तो हम बोल सकते हैं कि जो गर्भस्थ शिशु होता है वो, उसका लिंग का निर्धारण, यानी कि वो लड़का होगा या लड़की होगी, उसका निर्धारण कैसे होता है। हमें पता है ना बेटा, जब बच्चे होते हैं तो हम पूछते हैं ना कि कौन सा बच्चा हुआ है, लड़का हुआ है या लड़की हुई है ना। तो वो जो निर्धारण होता है बच्चे का, लिंग का निर्धारण, वो माँ के गर्भावस्था में ही होता है, वो उस टाइम पर ही हो जाता है, ठीक है। तो आज हम जानेंगे कि गर्भ के अंदर शिशु के लिंग का निर्धारण कैसे होता है। ओके बेटा। तो आपको पता है जो निषेचित अंडाणु होता है ना, युग्मनज जब बनता है, जाइगोट बनता है, तो जब जाइगोट बनता है उसी समय शिशु लिंग निर्धारण का संकेत किसमें होता है बेटे? उस युग्मनज में होता है या उस निषेचित अंडाणु में होता है। आप सोचो जरा। हाँ, तो ये जो उसका जो संकेत होता है कि वो बच्चा क्या होगा, लड़का होगा या लड़की होगी, उसका संकेत कहाँ पर होता है? युग्मनज के अंदर ही होता है, निषेचित अंडाणु के अंदर होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमने देखा है जो पुराने लोग होते हैं, जो ज़्यादा शिक्षित लोग नहीं होते, वो लोग क्या करते हैं बेटा कि कई बार जो है, कई परिवारों में बहुत सारी लड़कियां हो जाती हैं, बच्चे हो जाते हैं, है ना। तो जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, जो अशिक्षित लोग होते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो क्या करते हैं, स्त्रियों को क्या करते हैं बेटा, दोषी ठहराते हैं कि भाई तुम्हारे कारण ही लड़कियां पैदा हो रही है, लड़के नहीं हो रहे हैं। इस प्रकार से क्या करते हैं वो लोग, जो स्त्रियां होती हैं उन पर आरोप लगाते हैं, है ना। तो वो क्या है, बिल्कुल जो है गलत है। क्यों? क्यों गलत है, वही आज समझेंगे हम लोग। ये समझेंगे आज कि जो गर्भ का, जो बच्चों का जो निर्धारण होता, लिंग का जो निर्धारण होता है, वो पुरुष के कारण नहीं होता, बल्कि स्त्री के कारण नहीं होता, पुरुष के कारण होता है, ठीक है। तो आप समझिए इसको। तो बेटा हमने कहा आपसे कि शिशु के लिंग का निर्धारण का जो संकेत होता है वो युग्मनज में होता है। अब बेटा युग्मनज में जो है धागे जैसी संरचनाएं होती है। क्या होती है बेटा? धागे जैसी संरचनाएं होती है, जिसे पता है क्या बोलते हैं, उसे हम गुणसूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम गुणसूत्र बोलते हैं। यस, तो उसे हम गुणसूत्र कहते हैं और उसको अंग्रेजी में हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? गुणसूत्र को क्रोमोसोम्स कहते हैं, ठीक है। अब बेटा ये जो गुणसूत्र होता है ना, ये प्रत्येक कोशिका में, जैसे कि मानव के या किसी और जंतु के सोचिए, प्रत्येक कोशिका में के केंद्रक में ये गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। तो लिखिए, देखिए यहाँ पर, ये मानव का, मान लीजिए ये उसका एक उसकी एक कोशिका है, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता है बीच में यहाँ पर एक केंद्रक होता है कि नहीं? तो उस केंद्रक में क्या होता है बेटा, इस केंद्रक के अंदर, ये केंद्रक लिखे हैं हम लोग यहाँ पर, केंद्रक। तो बेटा इस केंद्रक के अंदर क्या होता है पता है? यहाँ पर धागे जैसी संरचनाएं होती है, धागे जैसी संरचनाएं होती है, जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम गुणसूत्र कहते हैं। तो गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है बेटा? गुणसूत्र जो है किसी भी कोशिका के केंद्रक के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो आप अगर पूछिए मैम कितने सारे गुणसूत्र होते हैं इस केंद्रक के अंदर, तो हम आपको बताते हैं बेटा कि केंद्रक के अंदर, प्रत्येक केंद्रक के अंदर
23 जोड़ी, कितने जोड़ी? 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, कितने गुणसूत्र बोले मैंने आपसे? 23 जोड़ी, 23 पेयर्स। ठीक है, 23 जोड़ी। ठीक है, 23 जोड़ी यानी कि कितने नंबर हो गए, बताइए मुझे। यस, 46 है ना, 46 है ना। तो 46 जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्यों हमने 46 बोला? क्योंकि 23 जोड़ियां हैं, है ना। तो जो केंद्रक होता है, प्रत्येक सेल के, प्रत्येक कोशिका के केंद्र के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। और वो कितने नंबर होते हैं बेटा? 23 जोड़ी होते हैं, यानी कि नंबर्स हो कितने हो गए? 46 हो गए, है ना। तो चलिए, अब बेटा स्त्री और पुरुष में, मैं यहां पर आपको लिखकर दिखाती हूँ। स्त्री और पुरुष में ये जो होते हैं गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, स्त्री और पुरुष के कोशिकाओं में, यहां पर ये आपको लिखकर समझाती हूं। स्त्री, यहां पर स्त्री लिखा हमने, और यहां पर पुरुष। ठीक है, अब स्त्री को बेटा हम लोग डायग्रामेटिकली ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। ठीक है, और पुरुष को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा, ओके। चलिए, अब स्त्री और पुरुष में मैंने आपसे कहा 23 जोड़ा गुणसूत्र। ठीक है, और पुरुष में भी कितने होते हैं? पुरुष के सेल में भी कितने होते हैं? 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। इतनी इतनी बातें क्लियर हो गई सभी को? ओके। अब बेटा इसमें से जो 22 जोड़े होते हैं, इसमें से 22 जोड़े यानी कि 23 जोड़े स्त्री में और पुरुष में, 23 जोड़े जो होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? एक समान होते हैं, यानी कि समान प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं 22 जोड़े? 22 जोड़े कैसे होते हैं बेटा? समान प्रकृति के होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है बेटा? जो 23वां जोड़ा होता है, यानी कि ये जो 23 जोड़े होते हैं ना, ये एक ही प्रकृति के होते हैं। और हम आपको बता दें कि ये जो होते हैं ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेटा? संतति के रंग, लंबाई एवं शरीर के बनावट के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो बेटा ये जो 22 जोड़े होते हैं, जो 22 जोड़े होते हैं, ये किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? जो बच्चा होता है, जो शिशु होता है, उसके कौन कौन से कैरेक्टर्स को दिखाते हैं ये? संतति में रंग, यानी कि बच्चा कौन से रंग का होगा? ठीक है, सांवला होगा, गोरा होगा, काला होगा। तो संतति में रंग, लंबाई, छोटी हाइट का होगा या बड़ी हाइट का होगा, लंबाई एवं शारीरिक बनावट, एवं शारीरिक शारीरिक बनावट। ओके, तो ये सब जो है, ये जो 22 जोड़े होते हैं इन पर निर्धारित होते हैं। ओके बेटे, अब जो 23वां जोड़ा होता है, कौन सा जोड़ा? 23वां जोड़ा, 23वां जोड़ा। ओके, अब पुरुष में हो या स्त्री में हो, 23वां जोड़ा जो होता है वो पता है क्या करता है? किसका निर्धारण करता है? लिंग का निर्धारण करता है। 23वां जोड़ा लिंग निर्धारण करता है। ओके बच्चे, 23वां जोड़ा लिंग का निर्धारण करता है। तो 22 जोड़े जो होते हैं वो संतति में रंग, लंबाई एवं शारीरिक बनावट के लिए उत्तरदायी होते हैं। लेकिन 23वां जोड़ा जो होता है वो लिंग निर्धारण को के लिए उत्तरदायी होता है। अब बेटा ये जो होता है, ये 23वां जोड़ा जो होता है ना, वो पुरुष और स्त्री में क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं देखते हैं जरा। चलिए, 23वां जोड़ा कैसे होता है देखते हैं। तो बेटा 23वां जोड़ा जो होता है, वो जो गुणसूत्र होते हैं 23वें जोड़े का, मैं यहाँ पर 23 लिख रही हूँ। ठीक है, 23, 23। तो स्त्री में
एक्स एक्स होता है। कैसा होता है बेटा? एक्स एक्स होता है। पुरुष में कैसा होता है पता है? एक एक्स होता है और एक वाई गुणसूत्र होता है। देखा आपने? देखा? अब इनको क्या कहते हैं पता है? इनको लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। जो 23वीं जोड़ी होती है गुणसूत्र की, उसको हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। क्यों लिंग गुणसूत्र कहा जाता है उसको? क्योंकि वही बच्चे के लिंग का निर्धारण करता है। तो आपने देखा पुरुष में और स्त्री में, दोनों में किस प्रकार से 23वां जोड़ा जो होता है वो अलग अलग होता है। स्त्री में एक्स एक्स होता है, एक्स एक्स गुणसूत्र होता है, और पुरुष में एक्स वाई होता है। ठीक है। अब बेटा, यदि क्या होता है कि ये जो स्त्री का जो एक्स है, ये पुरुष के एक्स के साथ अगर मिलता है, यानी कि स्त्री का एक्स क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र अगर पुरुष के एक्स क्रोमोसोम से मिलता है, तो देखिए क्या बनता है यहां पर? एक्स एक्स बन गया। देखा आपने? एक्स एक्स बन गया। तो जो बच्चा होगा वो क्या होगा बेटा? बताइए मुझे, बता सकता है कोई? एक्स एक्स जो बन गया गुणसूत्र, तो बच्चा क्या होगा? बच्चा जो है वो कौन से लिंग की होगी? कौन से लिंग का होगा बेटा? वो लड़की होगी, है ना, फीमेल होगी। अब बेटा, अगर स्त्री का ये जो एक्स क्रोमोसोम है, अगर एक्स क्रोमोसोम स्त्री का पुरुष के वाई क्रोमोसोम से मिलता है, देखो यहां पर देखिए, ठीक है, ये जो एक्स क्रोमोसोम है वो पुरुष के वाई क्रोमोसोम से अगर ये यहां पर मिलता है, देखिए, तो मुझे बताइए उस बच्चे का लिंग क्या होगा? एक्स और वाई होगा यहां पर, है ना, एक्स और वाई होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। कौन से स्कूल से जवाब दिया है मुझे? CS रामगवा, है ना। तो एक्स वाई होगा, तो ये लड़का होगा, है ना, ये क्या होगा? लड़का होगा। तो आपने देखा बच्चे, जो 23वां जो, हाँ, ओके, CS राम खवास है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो बेटा आपने देखा यहाँ पर, तो स्त्री देखो, स्त्री किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं है लड़का या लड़की होने के लिए। उस बेचारी के पास तो दो टाइप के क्रोमोसोम्स, एक ही तरह का क्रोमोसोम है, एक ही तरह का गुणसूत्र है, देख रहे हो आप लोग, एक्स एक्स है ना। अब लेकिन पुरुष में देखो आप लोग, लिंग गुणसूत्र कैसे है? एक एक्स है और एक वाई है ना। तो क्या होगा? एक्स, अब अगर स्त्री के अंडाणु से ये एक्स वाला क्रोमोसोम, ये एक्स वाला जो शुक्राणु वाला क्रोमोसोम मिलता है, तो वो बच्चा क्या होता है बेटा? एक्स एक्स मिलकर लड़की बनती है। अब एक्स क्रोमोसोम से ये वाई वाला जो गुणसूत्र जिसे हम कहते हैं, वो अगर मिलता है, तो जो युग्मनज बनेगा उसमें क्या संकेत होगा? कि वो बच्चा क्या होगा? लड़का होगा, है ना। तो कौन जिम्मेदार है लिंग निर्धारण के लिए बच्चों में बेटा? पुरुष जिम्मेदार है ना। तो कभी भी हम लोग क्या नहीं कर सकते बच्चे? स्त्री को कभी भी हम लोग उत्तरदायी नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना चाहिए? तो लिंग निर्धारण के लिए ना बेटा, वाई गुणसूत्र तो ये केवल पुरुष में ही पाए जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि पुत्र ना पैदा होने पर स्त्रियों को दोष ठहराना क्या है? अवैज्ञानिक है। इसीलिए कभी भी स्त्रियों को हम लोग क्या नहीं कर सकते? इस नाम पर उन्हें हम लोग क्या नहीं कर सकते? उन्हें पीड़ित नहीं कर सकते। ठीक है बच्चे? ओके। तो समाज में जो है, संतान के लिंग निर्धारण के लिए स्त्रियों को प्रताड़ित करना जो है पूर्णतः गलत है और निराधार होता है। ठीक है। तो ये जो एक एक समाज में एक ये गलती बनी हुई है, यानी कि समाज में लोगों के मन में एक बनी हुई है एक चीज, कि स्त्रियां उत्तरदायी होती है बच्चों के लिंग के लिए। तो आप आपको समझ में आ गया ना क्या है? अब बेटा इसी चीज को हम एक और बार समझते हैं एक एक्टिविटी से। ये देखिए, एक एक्टिविटी शेयर करती हूँ आपसे मैं। चलिए, तो और भी अच्छी तरह से आपको ये क्लियर हो जाएगा बेटा। आप देखो, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, एक्स वाई एक्स एक्स, ये देखो कौन सा निशान है यहाँ पर? ये किसका निशान है? ये स्त्री का निशान है ना। चलिए यहाँ पर एक मिनट, चलिए, तो ये एक्स वाई कौन है बेटा? ये पुरुष है ना, ये पुरुष है, और ये स्त्री है, देखिए, ये स्त्री है।
है ना। ओके, अब देखो इनके लिंक गुण सूत्र देखिए। स्त्री का लिंक गुण सूत्र कौन सा होगा, यहाँ पर ये रहा, एक्स एक्स है। अब पुरुष का गुणसूत्र के लिंक गुणसूत्र कौन सा है, एक्स वाई है, यहां पर देख लो आप लोग, देख लिया। ओके, अब देखो बेटा, अब पुरुष में देखो एक्स और वाई दोनों है, दोनों दो प्रकार के लिंक गुणसूत्र है। यहां पर देखिए केवल स्त्री में सिर्फ एक ही प्रकार का है जिसे हम एक्स कहते हैं, है ना। तो एक्स और एक्स मिलेगा तो वो क्या होगा बेटा, एक्स और एक्स मिलने पर वो बच्ची क्या होगी, वो क्या बच्चा होगा, लड़की होगी, है ना। और एक्स और वाई, अगर वाई और एक्स, ये देखो एक्स वाई मिलेगा तो क्या होगा, वो बच्चा मेल होगा या लड़का होगा। ये बातें क्लियर हो गई ना, अब किसी को कोई डाउट नहीं है। ओके, चलिए, तो हम क्या करते हैं इसे, चलिए बेटा इसको हम लोग स्टॉप कर देते हैं। तो ये क्या हुआ, ये आप समझ गए स्त्री और पुरुष, है ना। और पुरुष के लिंग गुणसूत्र के बारे में भी समझ गए, और ये भी आपने समझा कि किस प्रकार से स्त्री और पुरुष जो है क्या क्या होता है, स्त्री और पुरुष में जब युग्मनज, जब स्त्री में युग्मनज बनता है तो वो किस प्रकार से क्या होता है, किस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि लड़का और लड़की में कन्वर्ट होता है। ओके बच्चे, क्लियर है, सबने बोला है, यूपीएस बोरकला ने आंसर। देखो बच्चे, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस मुझे आ रहे हैं, बहुत सारे स्कूल से मुझे भेजा गया है, चित्र भेजा हुआ है, बच्चों ने नोट्स बना के भेजा है, और साथ साथ में डायग्राम्स तो इतने प्यारे बनाकर भेजे हैं बेटा। लास्ट के 5 मिनट्स में इन सभी को करेक्ट करूंगी। बच्चों के नाम अगर लिखे हैं तो मैं ज़रा पढ़कर जाती हूँ। ओके, सीएस कानपुर से बच्चे का नाम नहीं, बच्चों का नाम क्या है, निधि पटेल, कोमल पटेल, सुहानी पटेल ने। वेरी गुड बेटा। और किसने भेजा है, यूपीएस भिखारीपुर से, बच्चों का नाम नहीं है यहाँ पर, अमृता। ओके अमृता। देन देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस, आकांक्षा, है ना, आकांक्षा ने भेजा हुआ है। ओके 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 ओके, एक डाउट भी आया हुआ है, किन्नर कैसे होते हैं, है ना। तो किन्नर जो होते हैं बेटा, वो जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, लिंग गुणसूत्र जो होते हैं, उसमें कोई भी डिफेक्ट होने पर, कोई भी, आप सोचिए जरा, कई प्रकार के डिफेक्ट्स हो जाते हैं, है ना। तो अगर हमारे जो, जब बच्चे बनते हैं ना, जब माँ के गर्भस्थ शिशु गर्भ में जो बच्चे होते हैं, तो अगर इन जो गुणसूत्रों में अगर कोई भी डिफेक्ट आता है, तो अगर ऐसे गुण जैसे कि एक्स एक्स की जगह पर यहां पर देखो एक्स जीरो बन गया, ठीक है, तो ऐसे सब जब कारण जब होते हैं, तब क्या हो जाता है, तो उन बच्चों के लिंग में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, वो किन्नर बन जाते हैं। ओके, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसजेंडर्स बोलते हैं। ओके बेटा, चलिए, अब जो है बाबली ने भेजा है गैराहा, ओके, सीएस गैराहा से। तो आई होप वो क्लियर हो गया है आपको। तो वो सब जो है, वो सब जितने भी डिफेक्ट्स होते हैं बेटा, इन जो लिंक गुणसूत्रों में अगर कोई भी डिफेक्ट आता है, क्रोमोसोम्स में कोई भी डिफेक्ट आता है, तो जो है उनके लिंक में डिफरेंस आ जाता है। ओके, चलिए, तो अभी हमारा समय हो चुका है किसका, क्वेश्चंस के। बहुत सारे प्रश्न आपके लिए मैं लेकर आई हूँ, तो आज वो प्रश्न करेंगे हम लोग, करें सभी। चलिए, चलिए हम लोग प्रश्न करते हैं, आप सभी तैयार होकर बैठ जाइए। क्वेश्चंस है आपके लिए मेरे पास, ये रहे। 1 मिनट, ये रहे। तो पहला क्वेश्चन देखिए बच्चे, पहला प्रश्न है, डैश में व्यक्ति अधिक सचेत, चिंतनशील, भावुक तथा स्वतंत्र हो जाते हैं। डैश में व्यक्ति अधिक सचेत, चिंतनशील, भावुक तथा स्वतंत्र हो जाते हैं, किशोरावस्था में, बाल अवस्था में, वृद्धावस्था में। लिखिए, यह है हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरा प्रश्न देखें।
दूसरा प्रश्न है, किशोरावस्था में शारीरिक वृद्धि एवं मानसिक विकास विभिन्न प्रकार के ग्रंथियों के डैश के कारण होते हैं। ठीक है, किशोरावस्था में शारीरिक वृद्धि एवं मानसिक विकास विभिन्न प्रकार के ग्रंथियों की डैश के कारण होता है। क्रियाशीलता, निष्क्रियता, उपरोक्त दोनों गलत है। ओके, थर्ड वन, तीसरा प्रश्न देखिए। ऐसे लक्षण जो किशोरावस्था के समय विकसित होते हैं डैश कहलाता है या डैश कहलाते हैं। ऐसे लक्षण जो किशोरावस्था के समय विकसित होते हैं डैश कहलाते हैं। तृतीय लक्षण, प्राथमिक लक्षण या द्वितीयक लक्षण। लिख लिया बेटा? ओके, अब फोर्थ वन देखिए। अंतःस्त्रावी ग्रंथियों द्वारा एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ स्त्रावित होता है, उसे डैश कहते हैं। हार्मोन, लसिका या रक्त। हार्मोन, लसिका या रक्त। नेक्स्ट वन, पांचवा। अंतःस्त्रावी ग्रंथियां डैश होती है। अंतःस्त्रावी ग्रंथियां डैश होती है। नलिका विहीन, नलिका युक्त, उपरोक्त दोनों सही है। सिक्स्थ वन देखिए। टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन डैश द्वारा स्त्रावित होता है। वृषण, अंडाशय, शिशन। टेस्टोस्टेरॉन डैश द्वारा स्त्रावित होता है। वृषण, अंडाशय या शिशन। नेक्स्ट वन। स्त्री डैश स्त्री हार्मोन है। डैश स्त्री हार्मोन है। ज्योति गुप्ता बेटा, आपके नोट में देख चुकी हूं। ओके, वेरी गुड। टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन। तो इसमें से कौन सा स्त्री हार्मोन है आपने बताना है। नेक्स्ट वन। स्त्रियों के अंडाशय में अंडाणु परिपक्व होने में कितना समय लगता है। स्त्रियों के अंडाशय में अंडाणु परिपक्व होने के लिए कितना समय लगता है। 5 से 10 दिन, यस, 28 से 30 दिन, 7 दिन। ओके, 8वें प्रश्न की तरफ चले, सॉरी 9वें प्रश्न की तरफ चले हम लोग। अगला देखिए, 9वां प्रश्न है। अंडाणु का निषेचन नहीं होने पर, ठीक है, अंडाणु का निषेचन नहीं होने पर अंडाणु तथा गर्भाशय की मोटी दीवार उसकी रुधिर वाहिकाओं के साथ निस्तारित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं। ए निषेचन, बी रक्तस्राव, सी उपरोक्त दोनों नहीं। अंडाणु का निषेचन नहीं होने पर अंडाणु तथा गर्भाशय की मोटी दीवार उसकी रुधिर वाहिकाओं के साथ निस्तारित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं। निषेचन, ऋतुस्राव या उपरोक्त दोनों नहीं। नेक्स्ट वन, 10th वन। यस, पूजा मौर्य, CS मागांव से। अब बताइए क्यों हैंड रेस किया है। मैम CS रमागढ़ का नहीं देख रही है। देखेंगे, हम जरूर देखेंगे, ठीक है, इन क्वेश्चंस को जरा हो जाने दो। ओके, चलिए, तो ये था हमारा 9th वन। अब देखिए बेटा, 10th क्वेश्चन क्या है। 45 से 50 वर्ष की आयु में स्त्रियों की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है और उनका ऋतुस्राव रुक जाता है। इस अवस्था को क्या कहते हैं। ये हमारा 10वां क्वेश्चन है। 45 से
50 वर्ष की आयु में स्त्रियों की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है और उनका ऋतुस्राव जो है वो रुक जाता है। तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? रजोदर्शन, रजोनिवृत्ति, गर्भावस्था। बताइए बेटा। तो ये 10 क्वेश्चंस हो गए। 10 क्वेश्चंस हो गए बेटा आपके। चलिए, अब मुझे एक एक करके सारे बच्चे आंसर्स दीजिए। ओके। चलिए। ओके बेटा, मैं जरा जल्दी से कुछ बच्चों के नाम देखना चाहूंगी। उसके बाद आज की क्लास हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। ज्योति गुप्ता, बेटा बहुत सारे बच्चों ने मुझे भेजा है, चित्र भेजे। CS राम गवास से है ना? राम गवास से बच्चों के नाम नहीं लिखे हैं बेटा इसमें। देखो कितने अच्छे चित्र चित्र इन्होंने भेजा हुआ है। CS रमा गांव से, राम गांव से। UPS भिखारीपुर से भी भेजा हुआ है। बच्चों के नाम अगर आप नीचे ऐसे लिखकर, अंजलि विश्वकर्मा है ना, कॉम्पोजिट विद्यालय। फिर CS खानपुर से भी भेजा है बच्चों ने। बहुत बढ़िया बेटा। देखो CS कानपुर से बहुत बच्चों ने भेजा। निधि पटेल, कोमल पटेल, सुहानी पटेल, इन बच्चों के नाम मैं ले चुकी हूँ। और किन बच्चों का नाम नहीं लिया मैंने? अमृता है ना? अमृता बेटा शाबाश, वेरी गुड। ओके, देखो कितना बढ़िया भेजा हुआ है। कन्यापुर माध्यमिक विद्यालय से भी बच्चों ने भेजा हुआ है। राइट। ओके, बाबली ने, बाबली और बबाली, क्या नाम है बेटा आपका? बहुत प्यारा नाम है। यस, शिवम सिंह, उमंग पांडे, नव्या, KUPS भरतरा कला से है ना? देख रही हूँ बेटा, सबके चित्र में देख रही हूँ, ठीक है। और फिर फिर किसका है अभी लास्ट में? आ, वृत्तिका पटेल, पटेल बेटा अच्छा बनाया है चित्र आपने, बहुत बढ़िया बनाया है। रूबी ने भी भेजा हुआ है, रमागढ़ से है ना? रमागढ़ से। ओके बेटा, सबका चित्र मैंने देख लिया है। अब देखूंगी एक और बार, करेक्शन कुछ है देखूंगी मैं उनको। ओके। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करें बेटा। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।